कि दुनिया में एक देश बर्बाद हो रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों घायल हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं और मकान खंडर बन चुके हैं। लेकिन किसी को इससे कोई लेना देना नहीं, उन खाड़ी देशों को भी नहीं जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, ना ही उन देशों को जो खुद को वर्ल्ड लीडर कहते हैं, और ना ही उन संगठनों को जो खुद के कंधों पर मानवाधिकारों का बीड़ा उठाकर चलने का दावा करते हैं। क्योंकि यह है फिलिस्तीन, जिसमें अंदर हमास ने बर्बादी लाई और बाहर से इजराइल ने बर्बाद किया। आवाम मरती रही, बच्चे अनाथ होते रहे, देश बर्बाद हो गया। लेकिन क्या फ्रांस के यह कह देने भर से कि फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा दिया जाएगा, इससे गाजा और फिलिस्तीन में कुछ बदल जाएगा? अमेरिका के नाराज होने और इजराइल के गुस्सा होने से क्या गाजा और फिलिस्तीन पर और कहर बरपेगा? और क्या फ्रांस पहला देश है जिसने फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा देने की बात कही? आज हम आपको गाजा, राफा, वेस्ट बैंक या कहें कि फिलिस्तीन के बर्बादी से आजादी तक के सपने की हकीकत और इसके पीछे की फ्रांस की वैश्विक राजनीति से रूबरू करा। सबसे पहले जरा देखिए, फ्रांस फिलिस्तीन और आजादी के जिस सपने को बुना जा रहा है उस दौरान बयान क्या दिया गया फ्रांस की तरफ से, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या ये वो चिंगारी तो नहीं जो पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर देगी? जरा देखिए, सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता को औपचारिक रूप से घोषित करूंगा। मिडिल ईस्ट में साथ ही शांति की दिशा में फ्रांस की प्रतिबद्धता के तहत मैंने फैसला लिया है और शांति संभव है। आज सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और नागरिकों की जान बचे। इमैनुअल मैक्रो, राष्ट्रपति फ्रांस। लेकिन इस बयान के मायने क्या है और क्या वाकई में इससे गाजा और फिलिस्तीन को कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि फिलिस्तीन लगभग बर्बाद हो चुका है, राफा, गाजा, वेस्ट बैंक बर्बाद हो चुका है, हजारों लोगों की जान जा चुके हैं, लाखों पलायन कर चुके हैं और जो बचे हैं वो भूख से मर रहे हैं। तो ऐसे दौर में जब वो अपने आप खत्म हो रहा है, मैक्रो उसको बचाना चाहते हैं या उनके जरिए फ्रांस के अंदर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी राजनीति के साथ अपने राजनीतिक कद को बचाना चाहते हैं? जरा सबसे पहले समझिए कि मैक्रो को इस बयान के बाद क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि बयान यूं ही नहीं दिया गया। जो पूरे खाड़ी देश मुंह पर उंगली लगाकर बैठे हैं, बर्बादी को देख रहे हैं, ऐसे में G7 का फ्रांस G7 से अलग राह अपनाता है। क्यों? जरा सोचिए। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला फ्रांस G7 और यूरोपियन संघ का पहला प्रमुख देश बन जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, और इससे मैक्रो को वैश्विक मंच पर एक साहसी नेता के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाकायदा G7 में अमेरिका भी है। यह कदम अन्य यूरोपीय देशों जैसे कि यूके और जर्मनी को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे फ्रांस की कूटनीतिक प्रभावशीलता बढ़ेगी और फ्रांस का कद G7 में बढ़ेगा। फिलिस्तीन को मान्यता देकर मैक्रो अरब दुनिया, विशेष रूप से सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन जैसे सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है, जो मध्य पूर्व में फ्रांस के आर्थिक और कूटनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदा होगा, इससे नुकसान भी होगा। और क्या गाजा फिलिस्तीन के जरिए मैक्रो 2033 को देख रहे हैं? ये हम आपको समझाएं, उससे पहले मैक्रो को इससे क्या नुकसान होगा जरा समझिए। क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस कदम की आलोचना की, इस बयान की आलोचना की और इसे आतंकवाद को पुरस्कृत करने और शांति को पीछे धकेलने वाला बयान बताया। यह फ्रांस के इन महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ संबंधों को तनावपूर्ण कर सकता है। फ्रांस में सबसे बड़ा यहूदी समुदाय, जो लगभग 5 लाख के आसपास है, वो नाराज हो सकता है और कुछ समूह जैसे कि क्रिफ, उसने भी कदम को हमास के लिए अस्वीकार्य राजनीतिक जीत करार दिया। यह घरेलू स्तर पर मैक्रो के लिए आलोचना का कारण बन सकता है।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कदम ज्यादातर प्रतीकात्मक है। गाजा में जमीनी स्थिति को तत्काल बदलने में सक्षम नहीं हो सकता, जिससे मैक्रो की यह पहल प्रभावहीन दिख सकती है। मतलब कुछ नहीं बदलेगा। अगर कुछ नहीं बदलेगा तो फिर बदल क्या रहा है? जो बदल रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से 25 जुलाई 2025 तक गाजा और फिलिस्तीन में क्या बदल चुका है, इस आंकड़े को जरा देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। 59,000 से ज्यादा लोगों की जान गाजा और फिलिस्तीन में अब तक जा चुकी है इस जंग के दौरान। 18,000 से ज्यादा बच्चे इस जंग का शिकार हो चुके हैं, वो बच्चे जिन्हें जंग के मायने नहीं पता है। 1,31,848 से ज्यादा लोग घायल हैं और कमाल की बात देखिए, 10,000 के आसपास लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें मृत मान लिया गया क्योंकि वो इतने लंबे वक्त से दबे हैं कि उनका जिंदा बाहर निकलना असंभव है, नामुमकिन है। यह बदला है। और क्या फ्रांस के एक बयान से यह स्थिति बदल सकती है? यकीनन नहीं। तो क्या फ्रांस राजनीतिक तौर पर इसका फायदा उठाना चाहता है? मुमकिन है। क्या खाड़ी के प्रबुद्ध देशों सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन के साथ कूटनीतिक रिश्तों को बढ़ाना चाहता है? बिल्कुल मुमकिन। और इससे भी ज्यादा मुमकिन है कि वो 2033 में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और इसी वजह से वैश्विक स्तर पर इस बयान के बाद समर्थन भी मिला और विरोध भी हुआ। ब्रिटेन से कीर स्टारमर, उन्होंने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा फलस्तीनी जनता का जन्म सिद्ध अधिकार है। संघर्ष विराम हमें एक फलस्तीनी राष्ट्र की मान्यता और द्विराष्ट्र समाधान की दिशा में ले जाए, जो इजरायल और फलस्तीन दोनों के लिए शांति और सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। लेकिन क्या इन बयानों से गाजा पर दुनिया में समीकरण बदल रही है, भावनाएं बदल रही हैं? आगे चलकर हम आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाएंगे जो आपकी आंखों को खोल देगा कि गाजा को लेकर सब मौन क्यों है। लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं के साथ गाजा के हालात, भूख से जूझ रहे लोगों तक मदद पहुंचाने और युद्ध को रोकने पर बात करते हैं। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी और मुस्लिम आबादी रहती है। मिडिल ईस्ट में होने वाला तनाव का असर फ्रांस पर भी दिखाई देता है। मैक्रो ने 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल के समर्थन में बयान दिया था, लेकिन अब गाजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर वो खुले तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फ्रांस और सऊदी अरब अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं। क्या वाकई में इससे सऊदी अरब खुश है? क्या वाकई में इससे जॉर्डन और मिस्र खुश है? और क्या यह खाड़ी को फ्रांस के नजरिए से बांटने की साजिश है? क्योंकि खाड़ी को हमेशा से बांटा गया है। अभी तक अमेरिका इस खेल को खेल रहा था। क्या फ्रांस उसी खेल को खेलना चाहता है? सऊदी अरब ने इसका स्वागत किया और स्वागत करते हुए क्या कहा, हालांकि बता पाना मुश्किल कि जो स्वागत किया है गाजा और राफा और फलस्तीन के लिए राहत है या आफत है, लेकिन कहा क्या गया है जरा इसको देखिए। दरअसल जो कहा गया है और जो एक तरीके से सऊदी अरब का स्वागत, जिसे हम राहत या आफत कह रहे हैं, दरअसल फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने के फ्रांस के फैसले का इस्लामिक देश सऊदी अरब ने स्वागत किया। सऊदी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सऊदी अरब इस ऐतिहासिक फैसले की सराहना करता है। यह फैसला फलस्तीनी लोगों की आत्मनिर्णय के अधिकार, 1967 की सीमाओं पर पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर फलस्तीनी राष्ट्र स्थापित करने के अधिकार पर आम सहमति की पुष्टि करता है। क्या वाकई में बयान इतना बड़ा है? और क्या वाकई में इसको इतनी गंभीरता से लेना चाहिए? और क्या वाकई में इसके बाद द्विराष्ट्र की थ्योरी को एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा? अमेरिकी राजनयिक माइक हुकाबी क्या जवाब दे रहे हैं फ्रांस के मैक्रो को? यह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको जरा पढ़िए कि अमेरिका फ्रांस को क्या कह रहा है। जिस तरह से मैक्रो एक देश घोषित करना चाहते हैं, उसी तर्ज पर फ्रांस को भी ब्रिटिश कॉलोनी घोषित कर दिया जाए तो वो क्या कहेंगे? मैक्रो का बयान बेपरवाह से भरा हुआ है। माइक हुकाबी, अमेरिकी राजनयिक।
हालांकि जेडी वेंस ने भी कुछ ऐसा ही बयान फ्रांस के इस बयान के बाद दिया, लेकिन सोचिए किस तर्ज पर अमेरिका इस बयान को दे रहा है। अमेरिका की राजनीति बहुत अलग तरीके से इस वक्त चल रही है। वो कभी गाजा के अंदर शांति प्रस्ताव की बात करता है, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा गाजा टावर को ही दिखाते हुए एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें नेतन्याहू के साथ वो गाजा के अंदर पार्टी कर रहे हैं। लेकिन इस बयान के बाद पीएलओ के उपाध्यक्ष हुसैन अल शीख वो खुश हुए हैं, क्योंकि इससे फलस्तीन को एक समर्थन मिला। G7 जैसे देशों के ग्रुप से एक बड़े देश ने समर्थन दिया और वो बाकियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो इस द्विराष्ट्र की थ्योरी के साथ मजबूती से खड़े हो। वो कह रहे हैं कि हम मैक्रो के इस फैसले की सराहना करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी जनता के अधिकार के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन जरा सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू वो इस बयान के बाद क्या कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल जिसने गाजा को लगभग बर्बाद कर दिया, राफा को बर्बाद कर दिया, कहेंगे पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, फ्रांस के फिलिस्तीन के साथ आने और उसको आजाद मुल्क की मान्यता देने के बयान के बाद बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं जरा देखिए। वो ये कह रहे हैं कि यह फैसला आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और यह गाजा जैसे एक और ईरानी समर्पित और समर्थित प्रोक्सी को जन्म देगा। ऐसी स्थिति में एक फिलिस्तीनी राष्ट्र इजराइल के साथ शांति से नहीं बल्कि उसे मिटाने के लिए इस्तेमाल होगा। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल। दरअसल वो मानते हैं, इजराइल मानता है कि ईरान उसका दुश्मन है, दुश्मन नहीं कट्टर दुश्मन है। और वो ये भी मानता है कि जिस तरीके से ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हुती का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया, फ्रांस का यह प्रोत्साहन और इस द्विराष्ट्र की थ्योरी को आगे बढ़ाना उस हमास को आगे बढ़ाने की जैसा है, एक आतंकवाद को प्रोत्साहित करने जैसा है, जिसके जरिए एक प्रॉक्सी वॉर फिर शुरू होगी और वो प्रॉक्सी वॉर इजराइल के खिलाफ होगी। और इसलिए इजराइल क्या वाकई में और दोगुनी ताकत से गाजा और बाकी हिस्से को मिटाने की कोशिश करेगा। और यही हमारा ओपनिंग रिमार्क था, क्या फ्रांस का ये बयान गाजा के लिए कहर बनकर टूटेगा, राहत नहीं। क्योंकि जो बयान दिया गया है, क्या यह वाकई में सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा है? यह उस देश से बयान आया जहां यूरोप के सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं, एक देश जहां मुसलमान की भी अच्छी बड़ी आबादी है। ऐसे में सवाल यह है कि मैक्रो ने यह फैसला अभी क्यों लिया? इसके पीछे सिर्फ इंसानियत है या कोई राजनीतिक गणित भी है? इसको और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर फ्रांस को गाजा वासियों की फिक्र होती तो शायद 2023 में ही यह बयान आता, लेकिन उस वक्त फ्रांस इजराइल के साथ खड़ा था। तो 2025 में फ्रांस को अचानक से गाजा और फिलिस्तीन की याद क्यों आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रांस एक बार फिर से 1958 के उस दौर में जाना चाहता है जहां वो एक अरब नीति के साथ आगे बढ़ रहा था। 1958 में जब चार्ल्स डी गॉल फ्रांस के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने इजराइल को खटकने वाला एक कदम उठाया था, जैसे आज मैक्रो उठा रहे हैं। अरब नीति की वापसी, इजराइल से परमाणु सहयोग खत्म किया गया था और हथियार देने से मना किया गया था और फिलिस्तीन से दोस्ती शुरू हुई। 1974 में यूएन में फ्रांस ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ को मान्यता दी। वही पीएलओ आज फ्रांस के बयान का समर्थन कर रहा है। 1975 में उसे पेरिस में ऑफिस खोलने तक की इजाजत दी गई थी। हालांकि बाद में दशकों के अंदर फ्रांस इस पॉलिसी से धीरे धीरे पीछे हटता गया, लेकिन अब ऐसा लगता है मैक्रो पुराने रास्ते पर लौटना चाह रहे हैं। क्या यह मानवीयता का मामला है या कुछ और? यह कहना फिलहाल जल्दबाजी है, क्योंकि उस दौर में भी यूटर्न फ्रांस ले चुका है। लेकिन क्या मैक्रो को लगता है कि इस बयान के ऊपर मिशन 2033 टिका हुआ है, राजनीति टिकी हुई है और फ्रांस को लेकर वैश्विक नजरिया टिका हुआ है? क्योंकि मैक्रो का कार्यकाल 2027 में खत्म होगा, लेकिन सवाल 2033 का उठा रहे हैं। मैक्रो ने कई रैलियों में अभी से 2033 के चुनाव की बात छेड़ दी। एक रैली में उन्होंने खुद कहा था कि मुझे 2033 में आपकी जरूरत होगी। आपकी का मतलब मुस्लिम आबादी। अब ध्यान दीजिए, फ्रांस में मुसलमानों की आबादी करीब 13% है और यह पश्चिमी यूरोप की पूरी राजनीति को बदल सकता है।